हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टार्टअप। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रेंचाइजी और चैनल पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है। हम में से काफी लोगों ने ये टर्म सुना होगा, लेकिन अब तक हमें ये कंफ्यूजन होता है कि ये एक सा है या अलग अलग है। लेकिन ये दोनों टर्म अलग है, इनका यूज, इनका प्रोज कॉन्स अलग है। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम डिटेल में जानेंगे कि एक फ्रेंचाइजी बिजनेस और एक चैनल पार्टनरशिप में क्या अंतर है। और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो काफी यूजफुल आपके लिए हो सकता है। हम सभी को पता है कि किसी भी एक बिजनेस को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये टफ वर्क होता है, क्योंकि हमें पहले तो एक अच्छा आइडिया लाना होता है, एक ऐसा आइडिया जो कि मार्केट में नीड हो, और उसके बाद उस बिजनेस को बनाने में मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स, हायरिंग, ये एक लंबा प्रोसेस होता है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी पे काम करना होता है, और फाइनली आपको कैपिटल यानी पैसे रेज करने होते हैं अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो भी आपका आइडिया है। ऐसे में ये आपको लग रहा होगा कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करना काफी टफ होता है। ऐसे में फ्रेंचाइजी बिजनेस वहां पे आपको हेल्प करती है आपके ब्रांड को बढ़ाने में। तो आइए हम जानते हैं कि फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या होता है। तो फ्रेंचाइजी बिजनेस में कोई भी कंपनी जो है ये अथॉरिटी देती है किसी भी इंडिविजुअल को कि वो अपने एरिया में, अपने लोकेशन पे सेम कंपनी का लोगो, नाम, मॉडल यूज करे और अपने लोकेलिटी के हिसाब से वहां एस्टेब्लिश करे। सिंपली ये एक एक्सटेंशन प्रोसेस होता है जो कि सेम वर्क करता है किसी भी डिफरेंट लोकेशन में। एक फ्रेंचाइजर द्वारा एक इंडिविजुअल पर्सन जो कि कंपनी से रिलेटेड नहीं है, वो किसी भी कंपनी के फ्रेंचाइजी को सेम वे में जो पेरेंट बिजनेस वर्क कर रहा है उसी तरीके से वहां पे वो रन करते हैं अपने लोकेलिटी में, अपने एरिया में। कुछ एग्जांपल्स अगर कंपनीज की हम देखें अपने आसपास जो कि फ्रेंचाइजी बेस्ड वर्क कर रही है, तो जैसे मैकडॉनल्ड्स, सबवे, कैफे कॉफी डे, स्टारबक्स, डोमिनोज, पिज्जा हट, ये सारे कंपनीज फ्रेंचाइजी बेस्ड ही वर्क कर रही है, जहाँ प्राइवेट ऑपरेटर्स को हम फ्रेंचाइजी कहते हैं और रिलेशनशिप ओनर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। सो बेसिकली एक फ्रेंचाइजी हम कह सकते हैं लाइसेंस होती है किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी कंपनी द्वारा मिलती है, जहाँ पे लोगो, उनके नॉलेज, ट्रेडमार्क, सब पे उनका हक होता है। अब बात ये आती है कि प्रोसेस क्या होता है किसी भी फ्रेंचाइजी को लेने का। तो हर कंपनी का अपना एक फ्रेंचाइजी फी होता है जो कि फ्रेंचाइजर्स को पहले पे करना होता है। वो पे करके उनके पास एक्सेसिबिलिटी आती है, उनको राइट मिलता है कि कंपनी के लोगो, ट्रेडमार्क को वो एक्सेस कर सकते हैं, उनके ब्रांड नेम को, उनके स्लोगन्स को वो यूज कर सकते हैं। कई बार फ्रेंचाइजी बिजनेस में एक टेरिटरी डिसाइडेड होती है कंपनी द्वारा, साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं हर कंपनी का अलग अलग एक टाइम ड्यूरेशन होता है। तो आपको ये देखना होगा कि किसी भी कंपनी का अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो ड्यूरेशन कितना है और कितने टाइम के बाद आपको उसको रिन्यू कराना होगा। जनरली अगर हम बात करें तो अमूमन फ्रेंचाइजी का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 से 10 साल का होता है। जब एक बारी फ्रेंचाइजी आप लेके बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे पेमेंट का आता है बात, पेमेंट जो कि रॉयल्टी पेमेंट कहलाती है, जो कि कैलकुलेट होती है टोटल सेल जो आपने किया एज अ फ्रेंचाइजर एक साल में। अमूमन ये एनुअली लोग लेते हैं। सो ये सारी चीजें आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है। तो किसी भी फ्रेंचाइजी को लेने से पहले आप कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ें। आप अगर फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि आप एज अ फ्रेंचाइजर राइट होता है आपके पास प्रोडक्ट के लोगो को यूज करने का, प्रोडक्ट को यूज करने का राइट नहीं होता है। उस ब्रांड को यूज करके उस प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं। इसको थोड़ा सिंपली अगर हम और समझे तो सेम आउटलेट जो कि आप डिफरेंट शहर में या डिफरेंट लोकेलिटी में लेते हैं या करते हैं, जो कि टेस्टेड होता है और एक ही मॉडल होता है, आउटलेट में प्रोडक्ट एक ही होता है जो लोगों को पता होता है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि फ्रेंचाइजी बिजनेस के प्रोज क्या है। तो अगर हम रिस्क की बात करें, जो कि किसी भी बिजनेस का सबसे पहला चीज होता है एनालिसिस करना, तो रिस्क इस बिजनेस में कम होता है क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्टेड होती है, प्रूवन होती है, कंपनी इसको ऑलरेडी टेस्ट करके सक्सेसफुल हो चुकी होती है, तभी इसको एक लोकेलिटी से दूसरे लोकेलिटी तक फैलाने के लिए फ्रेंचाइजी यूज करती है। ट्रेनिंग की बात करें तो आपको फ्रेंचाइजी बिजनेस में कंपनीज जिसका भी आप फ्रेंचाइजी लोगे वो ट्रेनिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे आपको देगी। तो टेक्नोलॉजी पे जो खर्च आता है या कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट कंपनी के लिए चाहिए वो ऑलरेडी कंपनी कर चुकी होती है, उनको पता होता है, उसको आप सिंपली फॉलो करते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो आपको और हमें सबको पता है कि मार्केटिंग किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर प्रोडक्ट सही नहीं भी है तो कई बार मार्केटिंग से वो सही हो जाती है, मार्केटिंग से वो प्रोडक्ट भी लोगों के बीच पहुंच जाती है। ऐसे में प्रोडक्ट का ध्यान रखना जरूरी है, बट मार्केटिंग हर प्रोडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑलरेडी कंपनीज बना चुकी होती है, ऑलरेडी मार्केटिंग के लिए क्या जरूरी है फ्यूचर व्यू कंपनीज देख चुकी होती है। तो इस पे भी एज अ फ्रेंचाइजर आपको सोचना नहीं होता है। फ्रेंचाइजी
बिजनेस में एक बेस्ट चीज ये होती है क्योंकि कंपनी को भी बेनिफिट चाहिए होता है और कंपनी को फ्रेंचाइजी उसी लोकेशन में सेट करना होता है जहाँ पे उनका रेवेन्यू आए। ऐसे में कंपनी हमेशा सपोर्ट करती है आपको बेस्ट लोकेशन चूज करने में आपके लोकेलिटी में। तो अल्टरनेटली अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि इन सारी चीजों पे आपको हेल्प कर रही है, खासकर लोकेशन चूज करने पे आपके लोकेलिटी में, दैट मीन्स कि कंपनी ने डीप स्टडी किया है और ऐसे में ऐसे बिजनेस आपके लिए भी रेवेन्यू लाती है और कंपनी के लिए। अगर अब हम कुछ बात करें फ्रेंचाइजी के कॉन्स की, वो साइड जो आपको जानना जरूरी है फ्रेंचाइजी में, तो वो है कि इनिशियल फी। आपको फ्रेंचाइजी लेने के लिए हर कंपनी का अपना एक इनिशियल फी होता है जो कि आपको पे करना होता है। कई बार आपके पास EMI ऑप्शन होते हैं, कई बार आपको फुल पेमेंट करना होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले। ये लाख से लेकर करोड़ तक भी जाती है। पेमेंट ऑफ ऑनगोइंग रॉयल्टीज की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली कैलकुलेट होती है टोटल सेल जो कि पर्टिकुलर आउटलेट पे होता है। ये वेरी करती है, या तो आप एनुअली भी देते हैं या आप मंथली भी दे सकते हैं, जो कि रेंज करती है 5% से लेके 12% तक, जो कि आपका मंथली सेल है उस पे। जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो हर कंपनी द्वारा उनके रूल एंड रेगुलेशंस पहले से बने होते हैं। अगर कई बार आप उस चीज को नए तरीके से करते हो, कई बार ऐसे में कंपनीज लीगल एक्शन भी आप पे ले सकती है। तो जो भी आपको फ्रेंचाइजी में कहा जाता है आप उसको एज इट इज फॉलो करते हैं। कई बार अगर आपको अपने फ्रेंचाइजी को सेल करना है तो आपके पास ये राइट नहीं होता है कि अगर आप लॉस में जा रहे हैं या किसी भी कारण से अगर आप उस चीज को सेल करना चाह रहे हैं तो आपको परमिशन लेना होता है। आप सिंपली किसी को भी सेल नहीं कर सकते हैं फ्रेंचाइजी अपनी। तो अगर हम ये समझे कि फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यों बेहतर होता है या लोग इसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि आपके पास एक ऑलरेडी टेस्टेड आपका प्रोडक्ट है, मार्केट है, जिसको केवल आप पे करके लेते हैं। तो अगर आप मल्टीपल बिजनेसेस में हैं तो फ्रेंचाइजी बिजनेस कई बार आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम नहीं देना होता है। ऑलरेडी चीजें बनी हुई होती है, आपको बस उसको ग्रो करना होता है। एक सर्वे बताती है कि फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री इंडिया में रैंक इंटरनेशनली अच्छा कर रही है क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रही है इंटरनेशनल मार्केट को, इन्वेस्टर को। हम सभी जानते हैं कि ऑलरेडी इंडिया में पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। इंडिया एरिया वाइज भी 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ऐसे में अभी ग्लोबली अट्रैक्शन जो है वो इंडिया पे है, जहाँ पे बिजनेसेस लाना चाह रही है इंडिया और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट लेके ग्लोबली कंपनीज यहाँ आना चाह रही है। साथ ही साथ इंडिया में हर तरह के फ्रेंचाइजी अवेलेबल है, हर कॉस्ट पे अवेलेबल है और डिफरेंट फील्ड में अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको कौन से बिजनेस में जाना है। तो अगर एक चीज और दिमाग में आपके आए कि आपके खुद के बिजनेस में और फ्रेंचाइजी बिजनेस में क्या डिफरेंस है, तो आप अपना बिजनेस जो भी स्टार्ट करते हैं वो आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आपको प्लानिंग, प्रोडक्ट की टेस्टिंग, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी बनाना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सेल्स, ऑपरेशन, सारे चीजों पे काम करना होता है। कौन सी टेक्नोलॉजी आप ऑप्ट करोगे, आप जीरो से स्टार्ट करते हो। अब चैनल पार्टनरशिप क्या होता है, चैनल सेल्स क्या होता है, तो इसमें आप किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड होते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस जो है वो आप पास ऑन कर सको, उसको आप सेल कर सको। रिटेलर, एफिलिएट, पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, वैल्यू एडेड रिसेलर, इंडिपेंडेंट रिटेलर्स, डीलर्स, एजेंट, कंसल्टेंट्स, ये सारे चैनल सेल्स कहलाते हैं। रिसेलर बेसिकली अगर हम बात करें वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं कंपनी से और उसको फिर सेल करते हैं अलग अलग यूजर तक प्रॉफिट के लिए। तो हम ये कह सकते हैं रिसेलर एक तरह से एक मीडियम होते हैं, बीच के वो लोग होते हैं जो कि कंपनी और फाइनल कस्टमर के बीच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लेस करने में प्रोडक्ट को। एफिलिएट पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो इसमें रिटेलर जो है वो कमीशन पे करते हैं वेबसाइट ओनर को, बिजनेसेस को, इंडिविजुअल जो कि प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। एफिलिएट पार्टनर्स की अगर हम बात करें, एफिलिएट पार्टनरशिप में रिटेलर जो होते हैं वो पे करते हैं वेबसाइट ओनर को, बिजनेसेस को या इंडिविजुअल को जो कि प्रोडक्ट उनके प्रमोट करते हैं। मींस परसेंटेज हर एक सेल का वो पे करते हैं। Amazon एफिलिएट प्रोग्राम एक बहुत ही जाना माना प्लेटफॉर्म है जिसपे एफिलिएट पार्टनरशिप होती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को। अगर हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें तो वो हो जाता है एजेंट, वेबसाइट या बिजनेस जो कंपनीज के प्रोडक्ट और बायर के बीच में। होलसेलर हम सब जानते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ही होते हैं जिनका अपना स्टोर होता है और वहां से कंज्यूमर प्रोडक्ट को लेते हैं। मींस मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट प्रोडक्ट लेके कस्टमर तक पहुंचाना होलसेलर का काम होता है। वहीं अगर हम वैल्यू एडेड रिसेलर की बात करें तो ये कंपनीज होती है जो कि स्पेशलाइज होती है परचेज करने में टेक्नोलॉजीज को और उसको फिर सेल करके, मतलब उसमें कुछ वैल्यू एडेड करके सेल करती है। एक तरह से ये फीचर बढ़ा देती है प्रोडक्ट का। इंडिपेंडेंट रिटेलर्स की अगर हम बात करें तो ये बिजनेस ओनर्स ही होते हैं जो कि रिटेल कंपनी जिनकी होती है किसी मेजर ब्रांड या फ्रेंचाइजी
किसी से ये इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते हैं, ये टाई अप नहीं होते हैं। डीलर्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली प्रोडक्ट को सेल करते हैं कस्टमर को। एक एग्जांपल अगर हम ले तो ऑटोमोबाइल डीलर जो होते हैं वो डायरेक्टली सेल करते हैं कार को डायरेक्टली एंड यूजर को। एजेंट्स हम समझते हैं कि वो बीच के इंटरमीडिएट या पर्सन जो कि प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जिनको हम कह सकते हैं वो ओनर नहीं होते, उनके पास राइट नहीं होती है, बट वो कस्टमर को जोड़ते हैं ओनर से। जैसे कि अगर हम रियल एस्टेट में अगर हम देखें तो एजेंट्स वहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम एक चीज और समझते हैं कि बेनिफिट क्या होता है चैनल सेल्स मॉडल का। तो जो भी चैनल पार्टनर आपके बनते हैं उनका ऑलरेडी मार्केट में एक ब्रांड नेम होता है, लोग उनको जानते हैं, तो आपको ट्रस्ट का फैक्टर वहाँ खत्म हो जाता है क्योंकि आपके प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस करना इजी हो जाता है। साथ ही साथ इफिशिएंसी आपके काम की, आपके कंपनी की बढ़ जाती है, क्योंकि अगर एक आप चैनल पार्टनर बनाते हो और वो और भी लोगों को ले आते हैं एफिलिएट के तौर पे अगर काम करके, लेट्स सपोज आपने किसी एक को चैनल मैनेजर बना दिया और उन्होंने और भी पार्टनर्स को लाया, तो ऐसे में इफिशिएंसी काम की बढ़ जाती है। वहां पे जो टाइम आप हायरिंग प्रोसेस में करोगे एम्प्लॉय की, वहां पे चैनल पार्टनर्स के थ्रू ही आपका काम इजी हो जाता है। साथ ही साथ चैनल पार्टनर को अपने एरिया का पता होता है, उस हिसाब से वो आपको रिव्यू देते रहते हैं एंड टाइम टू टाइम आप अपने प्रोडक्ट में, अपनी मार्केटिंग में चेंजिंग लाके रेवेन्यू को हाई कर सकते हैं। आप कॉस्ट बढ़ा के घटा के अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इजीली प्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके कस्टमर चूंकि डायरेक्टली आपके चैनल पार्टनर से कनेक्टेड होते हैं, तो चैनल पार्टनर को अगर कभी जरूरत पड़े तो आप उनको कस्टमर के पास भेज सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी कस्टमर के पास बढ़ जाती है और ऐसे में ट्रस्ट फैक्टर और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ रिटेंशन, रिकरिंग बिजनेस आपका वो बन जाता है अगर वो सेटिस्फाई है आपके ऑफरिंग से। लेकिन कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं चैनल सेल्स मॉडल की अगर हम बात करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज की आप डायरेक्टली उनके काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, आप उनको डायरेक्टली मैनेज नहीं कर रहे होते हैं। कई बार आप उनको टारगेट नहीं दे सकते हैं कि एज अ सेल्स पर्सन आप लाओ, क्योंकि वो वहां आपके एम्प्लॉय नहीं हो। साथ ही साथ अगर आपके किसी कस्टमर को उन्होंने बैडली ट्रीट किया है तो आपके ब्रांड नेम पे ये इम्पैक्ट डालता है। साथ ही साथ जो भी सेल या जो भी रेवेन्यू लाओगे आपको उसको एज अ पार्टनर के तौर पे उनको बांटना होता है। तो मार्जिन कई बार पार्टनर्स इक्वली भी लेते हैं, 50-50 भी लेते हैं। ये डिपेंड करता है आपका पार्टनर पे और आपके सिचुएशन पे, आपके प्रोडक्ट पे। कई बार फीडबैक एक कस्टमर का आपको मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली आपके थ्रू एक्सेस नहीं हो रहे हैं, आपके चैनल पार्टनर्स के थ्रू हो रहे हैं। सो आप एक चीज का ध्यान रखें कि हर कोई चैनल पार्टनर आपके बिजनेस के लिए नहीं बन सकता। आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए सही होगा। हमेशा आइडियल पार्टनर का आप ध्यान रखें। कई बार आपके पार्टनर में रीच तो होती है, लोगों तक उनका पहुंच तो होता है, लेकिन उनकी टेक्निकल स्किल्स कम होती है, मार्केटिंग एक्सपर्टीज कम होती है। ऐसे में ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो आपको इन सारी चीजों का भी एक रिस्क फैक्टर आ जाता है चैनल पार्टनरशिप में। इसमें आप एक काम ये कर सकते हैं कि कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपने चैनल पार्टनर्स को एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, सर्टिफिकेशंस देती है। ऐसे में आप उनको ट्रेन कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को जो रिस्क उनके काम से आ सकता है फ्यूचर में, वो आप कम कर सकते हैं। सो ये था फ्रेंचाइजी बिजनेस और चैनल पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में, चैनल सेल्स के बारे में, कि ये कैसे ये सारे टर्म डिफरेंट है, डिफरेंट मार्केट में रोल प्ले कर रहे हैं। योर स्टार्टअप फोरम ने ऐसे ही वीडियोस बना रखे हैं अपने चैनल पे, आप उसको चेक कर सकते हैं क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर लिखें। आप अगर चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो योर स्टार्टअप फोरम बनाए तो वो भी आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस इन दिस वंडरफुल जर्नी।